Hello friends, my name is Puranjay Kumar Gaurav. Today I will discuss about the theory of machine related subject, chapter 1, machines and mechanism, introduction. Then start with the definition of machine. It is an assemblage of links or mechanism which are used to transmit both the required motion and forces. Mechanism. If a number of bodies are assembled in such a way that the motion of one causes constrained and predictable motion to be the others, it is known as mechanism. तो मशीन क्या होती है? मशीन असेंबली होती है लिंक्स और मैकेनिज्म की, जो कि फोर्स और मोशन दोनों को ट्रांसमिट करती है। और मैकेनिज्म if a number of bodies are assembled in such a way that the motion of one causes constrained and predictable motion to be the other, it is known as a mechanism. जब एक बॉडी का जब कई नंबर ऑफ बॉडीज को असेंबल इस प्रकार किया जाए कि अगर एक को कंस्टेंट मोशन दिया जाए तो दूसरे के लिए वो भी प्रेडिक्टेबल मोशन, यानी कि उसका एक फिक्स आउटपुट निकलना चाहिए। अगर एक इनपुट हम देते हैं तो उसका एक फिक्स आउटपुट निकलना चाहिए। तो इस प्रकार के जो हम क्या कहते हैं ना, बॉडीज को मैकेनिज्म कहते हैं। काइनेमेटिक्स. What is kinematics? It deals with the relative motion of different parts of mechanism without taking into consideration the forces producing the motion. Thus, it is the study from a geometric point of view to know the displacement, velocity and acceleration of a part of mechanism. तो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे? जो है किसी भी बॉडी के रिलेटेड, अगर मैकेनिज्म से रिलेटेड जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में हम क्या स्टडी करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डायनेमिक्स. इट इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस इम्प्रेस्ड अपॉन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैकेनिज्म. द फोर्सेस कैन बी आइदर स्टैटिक और डायनेमिक. डायनेमिक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू काइनेटिक्स एंड स्टैटिक्स. तो डायनेमिक्स के अंतर्गत क्या होता है कि हम जो मैकेनिज्म के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो मोशन हो रहा है, तो उनके दोनों के बारे में हम अध्ययन करते हैं डायनेमिक्स में। यानी कि कॉजेस ऑफ मोशन के बारे में भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं डायनेमिक्स में। जबकि काइनेमेटिक्स में क्या था कि केवल हम एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में, मैकेनिज्म की वेलोसिटी के बारे में हम लोग क्या करते थे, अध्ययन करते थे। जबकि डायनेमिक्स में फोर्स यानी किसके कारण मैकेनिज्म में मोशन हो रहा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे डायनेमिक्स में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन which are as follows, such as completely constrained motion. First of all, completely constrained motion, when the motion between two elements of a pair is in a definite direction irrespective of the direction of the force applied, it is known as completely constrained motion. तो completely constrained motion या मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होता है जिसमें अगर हम किसी अन्य भी डायरेक्शन में अगर फोर्स को लगाएं तो मूवमेंट केवल एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे कि केवल इसमें लीनियर मोशन होगा, जो है लीनियर या रोटरी मोशन, केवल एक ही डायरेक्शन में अगर जब मोशन होता है तो क्या होता है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होता है। यानी कि अगर अन्य दिशा में भी अगर हम कोई फोर्स लगाएं तो क्या होगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, केवल एक डायरेक्शन में क्या होगा, एक डायरेक्शन में केवल क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा। जैसे कि ये दिया गया है कि ये हमारा मैकेनिज्म ये दिया गया है, एक बार है और ये हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, इसके अंदर ये है। तो अगर जो रेक्टेंगुलर होल में रेक्टेंगुलर
जो होल में रेक्टेंगुलर बार अगर रखा जाता है उसमें केवल एक प्रकार का ही यानी कि केवल लीनियर मोशन होगा। अगर वो इस तरह है तो इस तरह डायरेक्शन में होगा, बैक एंड फोर्थ होगा। जबकि अगर केवल रोटेशन है तो रोटेशन में केवल होगा, कोई अन्य प्रकार का जो है मूवमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार के मैकेनिज्म को कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन मैकेनिज्म या कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन मैकेनिज्म होता है। तो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन इन द when the motion between two elements of a pair is possible in more than one direction and depends upon the direction of the force applied, it is known as incompletely constrained motion. तो यहाँ पे दिया गया है when the motion between two elements of a pair is possible in more than one direction and depends upon the direction of force applied, it is known as constrained motion. तो constrained motion में जो होता है कि अगर कोई मैकेनिज्म है, अगर उस पर फोर्स के पर भी डिपेंड करता है उसका मोशन जो है, यानी कि फोर्स का नेचर कैसा है, अगर रोटेशनल है या लीनियर है फोर्स का, तो क्या जिस प्रकार का फोर्स होगा जिस डायरेक्शन में उसी प्रकार क्या होगा मोशन होगा। यानी कि इसमें जो है मोशन है वो फोर्स के डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन when the motion between two elements of a pair is possible in more than one direction but is made to have motion only in one direction by using some external means, it is a successfully constrained motion. तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है कि हम इसके एक मोशन को क्या कर देते हैं, इसके मोशन को हम बाधित कर देते हैं, जिसके कारण केवल इसमें एक प्रकार का ही मोशन हो। तो इस प्रकार के मैकेनिज्म को जो मोशन होता है, इस प्रकार के मैकेनिज्म में मोशन जो होता है उसको हम कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। जबकि हमारा जो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या है कि जो हमारा मोशन है, अगर जैसे कि एक हमारा सर्कुलर बार हो गया, एक सर्कुलर बार हो गया और इस सर्कुलर होल में है, तो इसके पास दो मोशन होगा, इस रॉड के पास दो मोशन होगा। एक इसका होगा, एक होगा लीनियर मोशन, यानी कि जो इस तरह मूव कर सकता है, ये जो हमारा बार है होल के अंदर, और एक रोटेट कर सकता है इसके एक्सिस के अबाउट जो है। तो इसमें क्या आएगा, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन में दो प्रकार के मोशन पॉसिबल होते हैं। जबकि हमारा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या था कि केवल एक ही फोर्स क्या था पॉसिबल था, फोर्स के कारण जो है मोशन पॉसिबल था केवल यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, या तो वो सर्कुलर हो या तो क्या हो मतलब रोटेशनल हो, या तो वो क्या हो लीनियर मोशन हो। इसके बाद हमारा जो है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन व्हेन द मोशन बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर इज पॉसिबल इन मोर देन वन डायरेक्शन but it is made to have motion only in one direction by using some external means, it is a successfully constrained motion. तो जैसे कि इसमें क्या है कि अगर हम इसके नीचे कोई ऐसा मैकेनिज्म न लगाएं, तो जैसे हमारा पहले दिया गया था कि इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में दो प्रकार के मोशन पॉसिबल थे। तो अगर हम उस प्रकार के मैकेनिज्म में कुछ इस तरह का अगर हम मैकेनिकल एक्सटर्नल लगा दें, कुछ फोर्स लगा दें या कुछ मैकेनिकली उसको एक रिस्टेन कर दें,
तो हम क्या करें, वहाँ पे क्या होगा, केवल एक ही मोशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि फुट स्टेप बेरिंग के अंदर जो है एक हमारा रॉड रखा मतलब बार है, सर्कुलर शाफ्ट है, और इस पर एक फोर्स लगाया गया है ताकि ये केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करे, यानी कि ये केवल रोटेशनल मोशन ही कर सके ये, जबकि लीनियर मोशन ना कर सके फोर्स के कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार के मैकेनिज्म कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिजिड एंड resistant body. Now, a body is said to be rigid if under the action of forces it does not suffer any distortion or the distance between any 2 points on it remains constant. तो रिजिड बॉडी एक ऐसा हमारा बॉडी होता है जिसमें अगर हम फोर्स लगाएं तो क्या होगा, वो डिस्टॉर्ट यानी कि उसमें कोई विकृति ना आए, चेंजेस ना आए उसके। और उसके 2 पॉइंट अगर मान लीजिए इसके 2 पॉइंट हैं तो कितना भी फोर्स लगाएं, यानी कि फोर्स लगाने पे क्या होगा उसके फोर्स लगाने पे क्या होंगे इसके कि जो है इस पे जो 2 पॉइंट है तो फोर्स लगाने पे क्या हो, इनके पोजीशन आपस में चेंज ना हो। तो इस प्रकार का जो बॉडी होता है वो क्या कहते हैं, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। इसके बाद होता है रेजिस्टेंट बॉडीज। जैसे कि हमारा आइडियली कोई रिजिड बॉडी होता नहीं है, लेकिन हम किसी मतलब जैसे कि कुछ उसके अंदर लिमिटेशन मान करके कि इसके अंदर अगर माइनस सा अगर डिफ्लेक्शन होगा तो उसको नेग्लेक्ट करके हम मान सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। जैसे कि हमारा स्टील हो गया या जो भी जैसे अन्य चीज़ें हैं, तो वो क्या होगा, रिजिड बॉडी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन कम्प्लीटली क्या होती हैं, कभी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, आइडियली कोई भी रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है नेचर में, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन होते रहते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपी लेवल पे हो या माइक्रोस्कोपी लेवल पे हो। तो आगे हमारा है रेजिस्टेंट बॉडीज। रेजिस्टेंट बॉडीज आर दोज विच आर रिजिड फॉर द पर्पजेस दे हैव टू सर्व। तो रिजिड बॉडी यानी कि रेजिस्टेंट बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जो किसी एक पर्पज के लिए क्या होता है, रिजिड बॉडी की तरह क्या करता है, यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम रिजिडनेस देयर आर सम सेमी रिजिड बॉडीज विच आर नॉर्मली फ्लेक्सिबल बट अंडर सर्टेन लोडिंग कंडीशन एक्ट एज रिजिड बॉडी ऑफ फॉर द लिमिटेड पर्पजेस एंड दस आर रेजिस्टेंट बॉडीज। तो एक किसी पर्पज के लिए वो क्या करता है, अगर उसको कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाए तो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा। सच एज जैसे कि हमारा पुली बेल्ट होता है, तो पुली बेल्ट में हमारा जो बेल्ट होता है तो वो पहले क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन अगर हम उसको जब पुली के बीच में टाइट कर देते हैं तो क्या करता है, वो रेजिस्टेंट बॉडी बन जाता है, यानी कि वो एक रिजिड की तरह व्यवहार करता है। लिंक्स, व्हाट इज लिंक? A link may be defined as number or a combination of numbers, a combination of members of a mechanism connecting other members and having motion relative to them. Thus, a link may consist of one or more resistant bodies. तो लिंक क्या होता है? ए लिंक में आल्सो बी डिफाइंड एज ए मेंबर और ए कम्बिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ ए मैकेनिज्म। तो लिंक क्या होता है? किसी मैकेनिज्म का एक मेंबर या नंबर ऑफ कम्बिनेशन हो सकता है मैकेनिज्म का, यानी कम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ ए मैकेनिज्म जो कि कनेक्ट करता है एक मेंबर से दूसरे मेंबर को, एंड हैविंग मोशन रिलेटिव टू देम। और उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के रिलेटिव उनका क्या होता है, मोशन होता है। दस ए लिंक में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रेजिस्टेंट बॉडीज। तो एक लिंक में एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंट बॉडीज हो सकते हैं। आगे है रेजिस्टेंट बॉडी और ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज विद रिजिड कनेक्शंस प्रिवेंटली दियर रिलेटिव मूवमेंट इज नोन एज ए लिंक। इसके बाद दिया गया है बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक, क्वाटर्नरी लिंक। तो अगर जिस लिंक के अंदर जो है, जिस लिंक में हमारा इस
उसमें कनेक्ट करने के लिए दो एंड होते हैं तो हमारा बाइनरी लिंक कहलाता है। अगर किसी लिंक में अगर तीन हमारा होता है कनेक्ट करने के लिए, तीन जगह से कनेक्ट किया जा सकता है तो हमारा होता है टर्नरी लिंक होता है। इसी तरह अगर चार जगह से हमारा लिंक को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए रहता है तो हमारा क्या होता है, वो क्वाटरनरी लिंक होता है। इसके बाद होता है काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर, एक काइनेमेटिक पेयर और सिंपली ए पेयर इज ए जॉइंट ऑफ टू लिंक्स हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, हमारा जो है लिंक का पेयर होता है जिसमें एक दूसरे के रिलेटिव क्या होता है, मोशन उनके बीच में होता रहता है। काइनेमेटिक पेयर जैसे कि हमारा, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, एक लिंक हमारा ये है, एक लिंक यहाँ से ऐड किया गया है। तो हमारा अगर ये इस लिंक को अगर हम मान लीजिए कि इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, तो अगर ये इसका अगर इस तरफ मोशन होगा तो हमारा ये मान लीजिए लिंक नंबर 1 है, लिंक 2 है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये हमारा मोशन इस तरफ जाएगा। यानी कि अगर एक इनपुट यहाँ पे देते हैं तो एक आउटपुट यहाँ पे हमारा मिलेगा। तो इस तरह का हमारा क्या होता है कि, और यहाँ पे इसका क्या होता रहेगा, रिलेटिव मोशन इन लोगों को मिलता रहेगा। यानी ये अगर इस तरफ जाएगा ये इस तरफ जाएगा, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है एक दूसरे प्रति। तो इस प्रकार हमारा के पेयर होता है। अब इसमें पेयर, काइनेमेटिक पेयर दो प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट काइनेमेटिक पेयर्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, lower pair and higher pair. Such as in the lower pair, a pair of link surface or area contact between the member is known as lower pair. तो अगर दो लिंक के बीच जो अगर केवल कनेक्शन जो हो, कांटेक्ट हो केवल सरफेस का या लिंक सरफेस का कांटेक्ट होता है तो हमारा क्या कहलाता है, लोअर पेयर कहलाता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, नट टर्निंग ऑन स्क्रू, शाफ्ट रोटेटिंग इन अ बियरिंग, ऑल, उसके बाद है ऑल पेयर्स ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, यूनिवर्सल जॉइंट। ये हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल होते हैं लोअर पेयर के। इसमें केवल क्या होता है, सरफेस कांटेक्ट होता है। सच जैसे कि हम आप एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जैसे कि हमारा ये टायर होता है, तो टायर का जो होता है सरफेस एरिया ये कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे क्या हमारा होता है, ये हमारा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आता है। तो ये यानी कि सरफेस का कांटेक्ट आ रहा है, तो ये सरफेस का जहाँ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, लोअर पेयर होता है। नेक्स्ट वन, हायर पेयर। व्हेन ए पेयर हैज ए पॉइंट और लाइन कांटेक्ट बिटवीन द लिंक्स it is known as higher pair. The contact surface of the two links are similar. Wheel rolling on a surface, cam and follower pair, tooth gear, ball and roller bearing are the examples of higher pair. Thank you. Next next topic will be continue. According to nature of mechanical constant, kinematic pair can be classified. Then tomorrow will be continue. So thank you.